हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि हम आपको इस समय अपने ही चैनल पर लास्ट 5 to 10 ईयर के पीवाईक्यू फिजिक्स के सीबीएसई बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 to 10 ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम आपको अपने इस चैनल पर सॉल्व करा रहे हैं, जिससे हमारी पूरी कोशिश है कि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो छूट ना पाए और आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और एक नोट्स के साथ। मैंने पहले भी बताया, एक नोट्स के साथ, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में उसका रिवीजन कर सकें। कुछ इशूज़ के कारण एक दिन 2 दिन मैं वीडियोज़ नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए सॉरी बच्चा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि डेली वीडियो अपडेट करूँ, बट थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं 1-2 दिन गैप हो गया, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज हम अपना आगे का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी सेकेंड चैप्टर जो है उसके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके हमारे पिछले सारे वीडियोस को देख लें, ताकि जितने भी पीवाईक्यूज हुए हैं अभी तक चैप्टर फर्स्ट का और चैप्टर सेकंड का भी, वो आप कर सकें। ठीक है, तो चलिए चैप्टर सेकंड का हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं पीवाईक्यू में और कौन कौन से इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो बच्चा, आज का ये क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं ये 2015 में पूछा हुआ था, कंपार्टमेंट में भी ये रिवाइज करके पूछा हुआ था और दिल्ली में भी आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ कैपेसिटेंस ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी ऑफ वी वोल्ट। ओके, तो बच्चा एक कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटेंस है बच्चा, जिसके कैपेसिटेंस जो है वह अननोन है, नहीं पता हमें। ठीक है, इसको जो एक अननोन बैटरी से जोड़ दिया जाता है, इस कैपेसिटेंस को बच्चा एक अननोन बैटरी से जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसका कह रहे हैं वोल्टेज जो है वो वी वोल्ट है और इसका कैपेसिटेंस हमको पता नहीं है। क्लियर बच्चा? कह रहे हैं अ चार्ज ऑफ 120 माइक्रोकुलाम इज स्टोर्ड, जिसके कारण इस पे 120 माइक्रोकुलाम का चार्ज जो है वह स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि वी वोल्ट से कनेक्ट किया जाता है तो 120 माइक्रोकुलाम का इस पर चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगेन कह रहे हैं कि अगर इसके वोल्टेज को 40 वोल्ट रिड्यूस किया जाए, यानी कि जो नया वोल्टेज है अब इसको पहले इसका कितना था बच्चा, वी था, अभी 40 वोल्ट क्या कर दे रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसका जो न्यू वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V-40। कितना हो जाएगा बच्चा, V-40, क्योंकि 40 वोल्ट से इसका वोल्टेज क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, चाहें तो आप इसको सिर्फ V-40 लिखें। ठीक है, तो कह रहे हैं जिसके कारण जो अब नया चार्ज इस पर स्टोर हो रहा है बच्चा वो 40 माइक्रोकुलम का हो रहा है। अगर माइक्रोकुलम को कूलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, तो कह रहे हैं कैलकुलेट वी एंड अननोन कैपेसिटेंस। तो कह रहे हैं तो इसका मतलब आप इस अननोन पोटेंशियल वी को कैलकुलेट करिए और साथ ही साथ इसका कैपेसिटेंस जो सी है उसको कैलकुलेट कीजिए। समझ में आ गया इतना क्वेश्चन? तो चलिए करते हैं। पहले हम पहली कंडीशंस लगाते हैं बच्चा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है हमारी, फर्स्ट कंडीशन हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है बच्चा कि Q इक्वल टू होता है सी वी। क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चा, सी वी। तो यहाँ से C इक्वल टू निकालेंगे तो Q/V। तो पहले Q कितना है, 120 माइक्रोकुलम, C इक्वल टू Q/V इंटू 10⁻⁻6 कूलम में अपॉन V कितना है बच्चा, V। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, उसके बाद सेकंड कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है बच्चा, सेकंड कंडीशन है C इज इक्वल टू Q, यानी कि C कितना है दोबारा बच्चा, ये 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन V कितना है, इस बार V जो है V-40। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? क्योंकि कैपेसिटर तो सेम है इसलिए उसका कैपेसिटेंस तो चेंज होगा नहीं, कैपेसिटेंस तो जो है वही रहेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वोल्टेज चेंज करने से बच्चा उसका चार्ज जो है वह चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से दो इक्वेशंस बन गए। अब क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रहा है इसलिए हम इन दोनों को इक्विवेलेंट कर लेंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या कर लेंगे बच्चा, इन दोनों को इक्विवेलेंट कर लेंगे। 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन V-40 बच्चा इक्वल टू 120 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में V। क्लियर? ये इससे कैंसिल हो गया,
ये इससे हो गया 4 3 12, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चा, तो ये आ गया सॉरी v इज इक्वल टू 3v माइनस 120। क्लियर। अब यहाँ पे 3v माइनस v यानी 2v इक्वल टू आ जाएगा बच्चा 120, यानी v इक्वल टू आ जाएगा कितना 60 वोल्ट। क्लियर, 60 वोल्ट, यानी कि जो आपका आंसर आ गया वो सॉरी आपको दिख नहीं रहा था बच्चा, ये रहा इसका सोल्यूशन, यानी इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 60 वोल्ट। ठीक है, यानी जो पोटेंशियल वो कितना आ गया 60 वोल्ट। अब किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख के हम सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे पहले ही इक्वेशन में अगर हम इसको रख देते हैं बच्चा, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है 120 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन वी की वैल्यू कितनी आ गई 60, ये कट गया, ये कितना आ गया बच्चा, ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। फैरेड कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है फैरेड। ठीक है, तो ये जो हमारा कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हो गई, और ये जो पोटेंशियल था इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। देखिए इसी क्वेश्चन में आगे भी कुछ पूछा बच्चा, कह रहा है कि व्हाट वुड हैव बीन द चार्ज इन द कैपेसिटर इफ़ द वोल्टेज वेयर इंक्रीज्ड बाय 40। कह रहे हैं मान लीजिए कि वोल्टेज को हम लोग 40 वोल्ट बढ़ा दें तो चार्ज कितना स्टोर होगा। ओके, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो चलिए बच्चा क्या कह रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है CV। अब तो हमने क्या इसका सेकेंड पार्ट जो नीचे है, और C तो हमें मिल गया कितना 2 इंटू 10⁻⁻6। वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, ये 40 वोल्ट इंक्रीज कर रहे हैं, तो वोल्टेज हमारा एक्चुअल में कितना है 60। 40 वोल्ट इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी 60 प्लस 40। क्लियर, तो इसको सॉल्व कर देंगे बच्चा, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 2 इंटू ये 20, ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम, ये इतना चार्ज स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको माइक्रो कूलम में भी निकाल सकते हैं, फिलहाल में तो कूलम में इतना चार्ज स्टोर होगा। ये आंसर हो गया। क्लियर, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन बच्चा 3 मार्क्स का आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो बच्चा ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चा तो ऐसे ही आते हैं, और प्लस कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो टॉपिक्स थे उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने कराए आपको। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लें। अभी हम उसी चैप्टर के कैपेसिटेंस वाले टॉपिक पे चल रहे हैं। ठीक है, कि कैपेसिटेंस से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये हम मैक्सिमम 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। बाद में आगे चल के हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, हमने यही मैंने आपसे बताया है कि आगे चल के जनवरी से हम एक नई सीरीज़ लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे बच्चा कि PYQ सीधे सीधे हम PYP सॉल्व करने वाले हैं, मानी ईयरली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हम लोग देखेंगे 2023 का पूरा पेपर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 32 33 पूरा उसको सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चा, तो इस तरह का सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें, ताकि आप से ये कोई भी अपॉर्चुनिटी छूटे ना। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, तो इसलिए आपसे कोई भी किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपसे छूट ना जाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसी कोई भी चीज़ें मैं कराता हूँ तो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँच सके। और अभी मैं चैप्टर वाइज सिर्फ मैं 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो आप उसको करते जाएँ। बाद में हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर वाइज या फिर हम पूरा पेपर ही सॉल्व कराएंगे, जिसमें पूरे बुक का ही MCQ होगा, या चैप्टर वाइज ही MCQ हम अलग से करा देंगे। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो क्या है, क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए इसको। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V बाई अ बैटरी। Without disconnecting the battery, the distance between the plates is tripled and a dielectric medium of K is equal to 10 is introduced between the plates. Is tripled and a dielectric medium of K is equal to 10 is introduced between the plates of the capacitor. Explain giving reason how will the following be affected. पहला है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सेकेंड है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, एंड थर्ड है बच्चा एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ये क्वेश्चन भी आपका 2015 में आया हुआ था कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था आपके CBSE बोर्ड के भी एग्ज़ाम में, मैंने देखा हुआ था, क्लियरली याद नहीं है कि किस ईयर था, लेकिन था वो। ठीक है, हाँ 2023 और नहीं तो 22 आई थिंक मे बी पॉसिबल दैट। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका सलूशन। क्लियर, तो आप वीडियो को पॉज करके अगर तैयारी आपकी कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा आप चैप्टर वाइज अपनी तैयारी कीजिए, और चैप्टर रिवाइज करके आप हमारे वीडियोस को देखिए और साथ साथ चलिए। यानी कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, आधे घंटे का तो वीडियोस होता है हमारा,
उसमें आपको 40 से 45 मिनट देने हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, नहीं आ रहा तो सोल्यूशन देखिए, लेकिन अगले दिन फिर पढ़ के आइए और इस क्वेश्चंस की एक लिस्ट यानी कि नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। ऐसे तैयारी करेंगे बच्चा तो आपके पक्का 100% आपके 60+ मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, 100% आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्या करें बच्चा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल बी ए बाई बैटरी, ठीक है। एक कैपेसिटर है बच्चा, एक कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया जाता है बैटरी से, इसको एक बैटरी से चार्ज किया जाता है, ठीक है। और इसका कैपेसिटेंस C तक और बैटरी V विदाउट डिस्कनेक्टिंग। अब कह रहे हैं बैटरी को हम डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन तो इस समय इसमें क्या हम लगा सकते हैं, यानी Q इक्वल टू हम कर सकते हैं CB, यानी इस पर जो चार्ज स्टोर होगा बच्चा हुआ Q इक्वल टू CB होगा। फिर कह रहे हैं कि बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है और द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज ट्रिपल, यानी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस जो होता है बच्चा ये भी होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। यानी दो प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ट्रिपल, यानी न्यू डिस्टेंस जो आती है बच्चा वो पहले की डिस्टेंस की ट्रिपल कर दी जाती है, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक साथ ही साथ इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक K इक्वल टू 10 भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। शायद ये 2 बार लिखा गया है, तो आप क्वेश्चंस में देख लीजिएगा, ये सेम सेंटेंस 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। K इक्वल टू 10, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो अब आपको बताना, इतना काम किया जाता है तो बताना है कैपेसिटेंस सबसे पहले कि अब इसका न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताना है कि बताइए अब नया चार्ज क्या हो जाएगा, और आपको साथ ही साथ एनर्जी डेंसिटी यानी स्मॉल u बताना है कि आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले हम इसको दे सकते हैं। तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि उसके एरिया में कोई चेंज किए करते नहीं है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, अपॉन में D को क्या कर दिया जाता है 3D, D को क्या कर दिया जाता है 3D। साथ ही साथ एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में फार्मूला ये होता है। अब देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में कैपेसिटेंस का फार्मूला K मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, K की वैल्यू क्या है 10। अब बच्चा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू क्या है C, यानी पहले की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसकी जगह C रख देंगे, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा 3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 10/3C, यानी न्यू जो कैपेसिटेंस है वो पहले के कैपेसिटेंस का 10/3 टाइम्स हो जाता है। अंडरस्टैंड, क्लियर, बात समझ में आ रही, ओके। तो बच्चा C डैश इक्वल टू, जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक चीज़ें अगर हम इंसर्ट कर देते हैं तो उसका नया फार्मूला जो होता है वो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाता है, और विदाउट डाइलेक्ट्रिक फार्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। सॉरी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी ट्रिपल कर रहे हैं इसलिए D की जगह हमने 3D कर दिया है, क्लियर, और सॉल्व किया तो ये आ गया। अब सेकंड में क्या कह रहे हैं, सेकंड में कह रहे हैं अब बताइए कि इस पर नया चार्ज क्या होगा। तो नया चार्ज क्या होगा बच्चा, तो नया चार्ज इसमें जो हो जाएगा Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, नया कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। तो Q डैश इक्वल टू C डैश कितना आ गया 10/3C, और पोटेंशियल कितना है बच्चा V। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Q डैश इक्वल टू बच्चा 10/3CB, 10/3CB। समझ में आया बच्चा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है Q इक्वल टू क्या CB, Q इक्वल टू CB, तो इस CB की जगह हम लोग Q रख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि बच्चा अब नया चार्ज Q डैश इक्वल टू 10/3 ये हो जाएगा Q, यानी कि पहले के चार्ज का 10/3 टाइम्स हो जाएगा आपका अब नया वाला चार्ज। देख लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप अच्छे से मेहनत करेंगे तभी होगा कुछ। तो नया चार्ज कितना हो जाएगा बच्चा, समझ में आ रहा है 10/3 Q, यानी पहले के चार्ज का 10/3 टाइम्स हो जाएगा नया चार्ज, और कैपेसिटेंस भी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा था कि इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है। तो एनर्जी डेंसिटी देख लीजिए कितनी होती है। तो बच्चा एनर्जी डेंसिटी थर्ड है हमारा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया है तो ये पहले हम मान सकते हैं कि पहले उसकी एनर्जी डेंसिटी इतनी रही होगी। अगर हम यहाँ पे E की वैल्यू भी अगर हम रख देते हैं बच्चा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E की वैल्यू क्या होती है, E इक्वल टू होता है V/D, तो ये V² बाई D² हो जाएगा, ठीक है। जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसका फार्मूला।
अब नए केस में अगर न्यू केस हम लोग देखें, जो न्यू केस अप्लाई हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चा, उसमें यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है तो के एप्सिलॉन नॉट, ये ई जो है वह ई डैश का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। अब हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो देखिए के की वैल्यू 10 दी हुई है अपॉन 2, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या है बच्चा, ई डैश हमारा क्या है, ई डैश, तो ई डैश की जगह हम रखेंगे तो वोल्टेज तो सेम है, बैटरी चेंज नहीं की जाती है, लेकिन डिस्टेंस को डबल कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस को डबल नहीं ट्रिपल कर दिया जा रहा है ना, आई थिंक ट्रिपल, हाँ 3D, तो ये हो जाएगा बच्चा 3D, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 हम आगे ले लेते हैं बच्चा, इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन ये 3 बचा है ना, इस 3 सा 9 स्क्वायर होगा तो 9, इसको भी आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये पहले का एनर्जी डेंसिटी था ना, तो इसकी जगह हम इनिशियल एनर्जी डेंसिटी रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चा हमारा, तो आ जाएगा यू डैश इज इक्वल टू 10/9 यू, ठीक है। यानी अब नई एनर्जी डेंसिटी जो हो गई वो पहले वाली एनर्जी डेंसिटी का 10/9 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप बताइएगा, नहीं तो आप फिर से वीडियो को एक बार और रिवाइज करके समझिएगा बच्चा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आते आते आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। अदरवाइज़ मेरी तबीयत थोड़ी सी हेल्थ सही नहीं है और जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा आज भी एब्सेंट हो जाता, लेकिन मैंने को सोचा कि नहीं वीडियोस बना देता हूँ, क्योंकि बच्चों का गैप हो जाएगा, वो तैयार होकर के बैठे होंगे या रिवाइज़ करके बैठे होंगे। तो प्लीज़ आप वीडियोस को देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस PYQ है, मैं खोज खोज के लाता हूँ, जिसके सोल्यूशन मैं सिर्फ आपके लिए कराता हूँ ताकि आप आगे बढ़ें, आपके मार्क्स अच्छे आएँ। इसलिए आप ज़रूर कोशिश करिएगा कि एक बार इस वीडियोस को देख लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है बच्चा। तो चलिए आपको समझ में भी आ गया है, बहुत अच्छी बात है बच्चा, आपकी तैयारी और अच्छी चल रही है और अच्छे से चले। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आप देखिए आराम से पढ़िए इसको, फिर इसको करने की कोशिश करिए और फिर हमारा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो बच्चा ये देख सकते हैं, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, यानी थ्योरी का क्वेश्चन मैं ले आया हूँ, जो कि 2015 में ही पूछा हुआ था, और जिस क्वेश्चन में बोला गया है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P at a distance r from the center of electric dipole making angle with its axis, ठीक है। तो हमको एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, लेकिन कहाँ पर, जो उसके एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है ऐसे किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो आप तो 2 पॉइंट्स पढ़े, एक्सियल पढ़े हैं, इक्वेटोरियल पढ़े हैं, लेकिन ये तीसरा पॉइंट्स भी है जो आपने पढ़ा होगा कि एट अ पॉइंट, ठीक है, अनदर देन एक्सियल और इक्वेटोरियल, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसके पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा और कैसे एक्सप्रेशन किया जाएगा, ठीक है बच्चा। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर जाएं और देखें, उसके शॉर्ट्स में या फिर उसके वीडियोस में ही हमारे चैनल्स के आपको पूरे सिलेबस की डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। तो आपको सिलेबस भी बड़े आराम से स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, शॉर्ट सेव करके रख दीजिए, आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, इवन चैप्टर वाइज मैंने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंस हैं थ्योरी के लिए, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंस हैं न्यूमेरिकल के लिए। आप उसको बहुत अच्छे से देखें, मैंने पूरी तरह से एनालिसिस करके आपको इस पर CBSE एकेडमी के लिए सारी चीज़ें दे रखी है, बस काम आपका है पढ़ना बच्चा, ठीक है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो बच्चा देखिए, ये हमारे पास एक डाइपोल हो गया, ये बच्चा हमारे पास एक डाइपोल हो गया, ठीक है। डाइपोल क्या होता है, मैंने इस चीज़ को भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने उसमें ही बताया हुआ, तो आप मेरा सारा वीडियोस देखें, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। इवन आपको PYQ करते करते हम तो कह रहे हैं पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाता है, ठीक है। तो ज़रूर देखें, ये एक डाइपोल हो गया, ये बच्चा डाइपोल की एक्सिस, यानी दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन को एक्सिस कहते हैं, और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर कहते हैं। लेकिन हमको न तो एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है, न तो इक्वेटर पर, हमको इन दोनों के अलावा कोई एक पॉइंट लेना है जो कि इसके एक्सिस के साथ बच्चा थीटा एंगल बनाता हो, जो कि इसके एक्सिस के साथ बच्चा थीटा एंगल बनाता हो। हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट P, ठीक है बच्चा। इसी पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जो कि इसके एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जो कि इसके एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो मान ले रहे हैं बच्चा ये पॉइंट यहाँ पर है, और इस पॉइंट की माइनस चार्ज से जो डिस्टेंस है वह बच्चा R1 है, और इसकी जो ये वाली है
यानी कि हमारा प्लस चार्ज है उससे जो डिस्टेंस है बच्चा वो है R2। ठीक है, तो इससे ये R1 डिस्टेंस पर है और ये R2 पर। अगर हम इसको बच्चा यहाँ से मिलाएं तो पता चलता है कि ये R2 इतने के इक्वल है। मीन्स ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये पूरा R1 है और ये इतना कितना है, इसके इक्वल आ रहा है, यानी कि R2। यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी बच्चा R1 माइनस R2। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, R1 माइनस R2। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो इसके कारण और इसके कारण दोनों के पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। तो यानी कि पोटेंशियल यानी कि द नेट पोटेंशियल, इस डायग्राम समझ में आ गया बच्चा? ओके, तो द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P बच्चा Vp इक्वल टू V प्लस और प्लस V माइनस, यानी प्लस चार्ज के कारण और माइनस चार्ज के कारण। ठीक है, हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से सॉल्व करते हैं बच्चा। तो नेट पोटेंशियल Vp इक्वल टू ये V प्लस, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, K यानी 1/4πε0 Q/R। तो Q यानी कि क्या, हम लोग माइनस वाला ले लेते हैं, यानी माइनस Q अपॉन में R यानी बच्चा R1। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी R1, फिर प्लस K यहाँ पे प्लस चार्ज अपॉन में बच्चा डिस्टेंस R2। KQ कॉमन है तो KQ कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से KQ हमने कॉमन किया तो ब्रैकेट में क्या बच गया बच्चा, 1/R2 माइनस 1/R1। क्लियर, ये समझ में आ गया? चलिए अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो Vp इज इक्वल टू, तो KQ, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लिए बच्चा। तो ये R1 R2, क्लियर, R2 तो ये R2 से डिवाइड करेंगे तो R1 बचेगा और R1 से डिवाइड करेंगे तो R2 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इसी R1 माइनस R2 और R1 R2 इसी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो R1 R2 की वैल्यू कहाँ से आने वाली है, यहाँ से। तो यहाँ से हम R1 माइनस R2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो ये थीटा एंगल पर है तो ये भी बच्चा आपका थीटा एंगल पर ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी एंगल पर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रखने के लिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम लोग। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो उसी से ये बेस का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम कॉस थीटा इक्वल टू अगर लिखते हैं बच्चा, अगर हम लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस तरीके से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो बेस क्या है, बेस यही R1 माइनस R2 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है तो ये हाइपोटेनस है। और डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, हम लोग कहीं कहीं 2a या कहीं कहीं 2l मानते हैं, तो ये हो गया 2l। ठीक है, अब इस वैल्यूज़ को हम आउटपुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू KQ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, R1 माइनस R2 की वैल्यू 2l कॉस थीटा, क्या हो जाएगी 2l कॉस थीटा अपॉन में R1 R2। अब R1 R2 की जगह हम लोग क्या प्लेस करेंगे, इसकी बात हो गई है ना। तो बच्चा R1 और R1 एप्रॉक्स इक्वल R2 एप्रॉक्स इक्वल R, हम लोग ये मान के यहाँ पे प्लेस करेंगे। क्यों, मैं अभी आपको इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पे R1 की जगह भी R, R2 की जगह भी R, तो ये हो जाएगा R²। ठीक है, दूसरी बात बच्चा हम लोग ये जानते हैं कि 2QL इक्वल टू होता है P यानी डाइपोल मोमेंट, ये भी फार्मूला जानते हैं। तो 2QL की जगह हम लोग P रख देंगे। तो इस तरीके से ये Vp इक्वल टू आ जाएगा क्या, K यानी कि 1/4πε0 बच्चा, और 2QL की जगह P, ये कॉस थीटा, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा R²। क्लियर, तो ये हो गया बच्चा हमारा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यानी थीटा के अकॉर्डिंग पोटेंशियल का वेरिएशन, यानी एक ऐसे पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना जो ना एक्सियल हो ना तो इक्वेटोरियल हो, बल्कि वह डाइपोल एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब आप इसको भी अच्छे से देख लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी, ये क्वेश्चंस यहाँ पे डेरिवेशन में ये क्वेश्चंस आ जाता है आपका डेरिवेशन के लिए, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें। अब देखिए, अब चाहे तो यही एक डेरिवेशन तैयार कर लें जिससे आपका एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों हो जाएगा। अगर आपको यही एक्सियल बनाना है बच्चा, अगर यही आपको एक्सियल बनाना है तो देखिए, अगर आपको यही एक्सियल बनाना है तो क्या हो जाएगा, एक्सियल यानी कि क्या, इस लाइन पर, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, यहाँ 1 रख देंगे तो 1/4πε0 P/R² आ जाएगा, जो कि होता है एक्सियल के लिए। ठीक है, अगर यही चीज़ आप इक्वेटोरियल के लगाएंगे तो इक्वेटोरियल क्या होता है, एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर, मैंने बताया शुरू में ही। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। ठीक है, यानी इक्वेटोरियल।
ये क्या है, इक्वेटोरियल। फिर पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। आपने डेरिवेशन देखा होगा। इस तरह से आप एक ही डेरिवेशन से बाकी दोनों डेरिवेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि R1 अप्रॉक्स इक्वल R2 अप्रॉक्स इक्वल R कैसे है, ठीक है। ये देखिए बच्चा कि मैंने जो यहाँ से सेंटर से इसकी डिस्टेंस मानी हुई है यही R है, तो मैंने बोला है कि R1 अप्रॉक्स इक्वल R अप्रॉक्स इक्वल R2। क्यों? क्योंकि मैंने ये माना हुआ है कि ये डाइपोल है। अब डाइपोल में क्या होता है बच्चा कि डाइपोल में, यहाँ देख लीजिए, डाइपोल में जो डाइपोल होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि माइनस और प्लस चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। जैसे HCl, इनके बीच की डिस्टेंस आपको दिखती नहीं ना, बहुत कम होती है। तो इतनी कम डिस्टेंस अगर है इन दोनों के बीच में, यानी दोनों चार्ज बहुत पास पास हैं, दोनों चार्ज बच्चा बहुत पास पास हैं, माइनस और प्लस, तो बताइए कोई भी डिस्टेंस आप चाहे यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, कोई फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा? बिल्कुल ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो फिर भी हमारा दिख रहा है, HCl में तो दिखता ही नहीं है। कभी HCl के बीच की डिस्टेंस देख, H प्लस और Cl माइनस की, नहीं ना, इतनी कम डिस्टेंस होती। तो इतनी कम डिस्टेंस से बच्चा ये सारी डिस्टेंस जो होती हैं वो लगभग लगभग अप्रॉक्स इक्वल ही होती हैं। तो इसीलिए माना मैंने कि अगर इन द केस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के केस में R1 और R2 सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जहाँ हमें कंडीशंस ज़रूरी समझेंगे हम वहाँ ये वैल्यू रख देंगे। बट इन द डाइपोल की केस में कभी कभी न्यूमेरिकल में आप ध्यान देंगे कि वहाँ पे डाइपोल नहीं होता है, वहाँ बोलता है कि दो चार्जेस को एक दूसरे से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेट करते हैं और वो डिस्टेंस वो अच्छी खासी दे देते हैं, 2 मीटर या फिर दे दिए 50 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा दे देते हैं। तब वहाँ पे आप रखिएगा, आप याद रखिएगा, आपको जो फार्मूला यूज करना है वो R1 R2 वाला के केस में ही यूज करना है, वहाँ पे R स्क्वायर नहीं करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट वो देखते हैं कि नहीं हम एक डाइपोल ही ले रहे हैं, डाइपोल का ही केस है, तो आप बेसिकली आप वहाँ पे R यूज कर सकते हैं। और R का मतलब होता है कि कोई भी एक डिस्टेंस ले लिया गया, ठीक है, जो कि बेसिकली तो सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है जिसकी बात करते हैं, ठीक है। क्लियर? तो समझ में आ गया? ओके, तो ये आज का था बच्चा। आपको आज का वीडियो कैसा लगेगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के तीनों क्वेश्चंस कैसे थे, और ज़रूर कमेंट में ये बताइएगा क्या आपने क्वेश्चंस को कर लिए, क्या आपके लेवल पे थे या आपको टफ लगे, या फिर आपने नहीं किए। तो नेक्स्ट बार आप अपना चांस ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चंस और लेके आने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी रखिएगा, वीडियोस को बार बार रिवाइज करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो से इस क्वेश्चंस को आपसे मैं सॉल्व कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सॉल्व करें। और नेक्स्ट टाइम से मैं आपको एक क्वेश्चंस होमवर्क भी दे के जाऊँगा, और आप उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को करके हमारे कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट करेंगे। ओके, एक न्यूमेरिकल देके जाऊँगा और उस न्यूमेरिकल के आंसर को आप पोस्ट करिएगा, और मैं फिर जब अगला लेक्चर बनाऊँगा तो उसके सॉल्यूशंस मैं आपको कराऊँगा। ओके, तो चलिए, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो ठीक है बच्चा, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।